हाँ भाई, जनता क्लास में आ गई है। मॉर्निंग 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 बच्चे। मॉर्निंग जी मॉर्निंग। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हम डिस्कस कर चुके थे आई थिंक ना। क्वेश्चन की टाइप तो आपको डनी है इसमें। एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपका डेल्टा पी पे बना देगा। ठीक है भाई। और थोड़ा सा 11th के नोट्स भी चेक करना। उसमें मैंने आपको बता रखा है, अगर डेल्टा डेल्टा एक्स के बराबर हो जाए तो कभी वो डेल्टा वी पूछ लेगा, कभी डेल्टा एक्स पूछ लेगा। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है वो। इसके अलावा कोई एक क्यूबिक बॉक्स दे दिया, उसकी एज लेंथ दे दी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो अब आपसे वो पूछ लेगा डेल्टा वी कंफर्म करो। तो आसान है। एच अपॉन 4 पाई तो हमें पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही है। डेल्टा वी वो आपसे डिस्कस करना चाहता है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू आप क्या रख दोगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपको डालकर ही देगा ऑलरेडी। क्या आपसे पूछेगा अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, और आपको यहाँ मैक्सिमम, अगर आपको याद आ रहा हो पिछले साल का जो मैंने क्लास में कराया था आपको, हाँ जी, √3a। ओके, तो √3a पुट करते ही यहाँ डेल्टा एक्स की जगह पे ओके डेल्टा वी की कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन ये मान के चलो कि मेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ फोकस करना है कि एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई। बस ये दो ही चीजें अननोन है, और ये दोनों चीजें एक दूसरे की इनवर्स हैं। तभी तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन अगर कंफर्म हो जाएगी, क्लियर, सर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा वी मतलब वी वी की अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी कम हो जाएगी और अनसर्टेनिटी बढ़ जानी है। दोनों में सर्टेनिटी सर्टेनिटी लगा दो, एक की कम एक की ज्यादा। दोनों में अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी लगा दो, दोनों में अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी लगा दो, एक की ज्यादा एक की कम। मान लो वेलोसिटी के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी बड़ी ज्यादा है, ठीक है ना, तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर वही सेम कहानी की आप लगा किस पे रहे हो, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे। इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन और मुझे दिमाग में आता है कि कभी कभी वो आपको ना वेलोसिटी मेंशन कर देगा, अगर आप समझ गए तो वेलोसिटी मेंशन कर देगा और अनसर्टेनिटी दे देगा, अनसर्टेनिटी की परसेंटेज दे देगा। तो आपने बड़ा तामझाम नहीं करना, इस वेलोसिटी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है। एम आपको पता है, डेल्टा वी आपको यहां कंफर्म हो गया इसकी हेल्प से, और श्योर की एक ही चीज अननोन बची अब, वो है डेल्टा एक्स। कैलकुलेट करके परे मारो। मान लो ये 500 मीटर पर सेकंड दे दिया और अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी 0.01% दे दी, तो 500 का 0.01% निकालो, यहां पुट करो, डेल्टा एक्स निकाल लो। इतनी सी कहानी है बस। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को। वही सेम कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे है, तो मैंने कहा जी एप्लीकेबिलिटी तो सभी पे हो सकती है, बट सिग्निफिकेंट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। ये सिग्निफिकेंट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। अदरवाइज आपको पता ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, क्लियर ना, कोई भी माइक्रोस्कोपिक, इस पे ये सिग्निफिकेंट है। अप्लाई करने तो मेरे पे आप पे कर दो, क्लियर ना। अब जो मान लो आपके पास क्रिकेट बॉल है, अब इसकी दोनों चीजें एक साथ एट वन इंस्टेंट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या, अगर आपको पोजीशन पता है तो आपको उसकी वेलोसिटी भी पता है।
क्यों? क्योंकि अगर आप बॉलर को देखो तो बॉल की स्पीड देख लो, अगर आप उसकी लोकेशन देखना, लोकेशन की तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि सिक्सर जा रहा है या उसने फोर लगा दिया या फिर कैच हो गया, तो दोनों चीजें एक साथ पता लग सकती हैं। तो इसीलिए मेरे पास कोई भी एचयूपी पढ़ते टाइम क्रिकेट बॉल पे उसकी एप्लीकेबिलिटी मान लो मैंने लगा दिया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिर भी नहीं है वो। जैसे पीछे कौन था, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है जी। ये आपके पास डुअल नेचर ऑफ मैटर है, और बड़ी अच्छी सी बात मैं आपको बता रहा था, 2 पाई r इज इक्वल टू एल लैम्डा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ओके, चलो अच्छी अच्छी बातें सारी खत्म हो गई हैं। नाउ द फॉर्मेलिटी, इसके बाद हम करेंगे क्वांटम नंबर्स। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिंपल सी बात है बस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये जिस फॉर्म में दे रखी है इसी फॉर्म में इसको याद कर लो, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। लेकिन इसका कुछ मीनिंग बचता नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे हम इसकी डेप्थ पकड़ नहीं पाते हैं। क्लियर ना? ई कौन है, एनर्जी है टोटल, वी कौन है, पोटेंशियल है। तो इसकी जगह पर कुछ बुक्स काइनेटिक एनर्जी के भी लिख देती हैं इस पूरे की जगह पर। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, साई वेव फंक्शन है विच रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कौन? साई। चलो जी, अब उसने मुझे क्या कहा, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है? क्लियर है? एच कैप साई ई साई। एच कैप है कौन? इट इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर हैमिल्टोनियन। लेकिन फिर भी बात ना, ये तो रट्टा मारने की कहानी हो गई, डेप्थ हमारे पास है नहीं इसकी। फिर मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर याद हो, साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ है क्या, वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि आप में से जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब जानते हैं साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिटल। याद देखना, जब केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगी ना, तो दो वेव्स का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे। दो वेव्स का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाएंगे। तो वहां आप सीख कर चलोगे कि जब मुझे ऑर्बिटल से, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाना है, तो मैं वो स्क्वायर करता हूं। जब मुझे एओ को एमओ में बदलना है, तब मैं वहां स्क्वायर करता हूं। क्लियर है? तो इसका मतलब साई स्क्वायर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। 90 to 95% प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिटल। तो कुल मिलाकर ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये मुझे ये मुझे बस ऑर्बिटल के 3D मॉडल के बारे में बता पा रही है। इससे ऊपर की कहानी इसके अंदर हम पढ़ते नहीं है, होता तो बहुत कुछ है, हम पढ़ते नहीं है। क्लियर है? अब इसने क्या लिखा, साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एट अ पॉइंट। कुल मिलाकर ऑर्बिटल ही हो गया बच्चे। क्लियर है? ऑर्बिटल ही हो गया। द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्लियर है? NLM। क्लियर है? ये सारी बातें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे एक सेट ऑफ नंबर्स चाहिए होगा जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो बच्चे, जब मैं सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं, क्लियर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मैं कहता हूं बोहर थ्योरी का रिवीजन कर लो। बोहर थ्योरी का रिवीजन कर लो। ठीक है? नंबर 1, ये मेरे पास KLMNOP, ये मेरे पास KLMNOP शेल को इंडिकेट कर रहा है। KLMNOP ये मुझे शेल को इंडिकेट कर रहा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हो तो फॉर्मूला 2n स्क्वायर है। मैक्सिमम ऑर्बिटल अगर निकालने हो, इसका फॉर्मूला भूल गया यार मैं, क्या था? मैक्सिमम ऑर्बिटल n स्क्वायर। चलो अच्छी बात है, मैं भूल गया, आपने याद करवा दिया। सबको पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करता है। तो ये ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम एकोमोडेट करेगा तो इंटू 2 होएगा। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पड़े तो उसका हाफ कर दोगे यहां से यहां पहुंचने में, तो क्या निकल आएंगे आपके पास? ऑर्बिटल निकल आएंगे। चलो अच्छी बात है। एनर्जी का क्या रिलेशन है किसके साथ? विद शेल, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। लो जी, लेकिन कुल मिलाकर आपको बोलना क्या है? विद इंक्रीजिंग एन, एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये नेगेटिव में इनवर्स है। चलो, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन, वैसे 2.18 × 10⁻8 जेड बाय एन होता है ना, जेड बाय एन। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा वेलोसिटी घटती चली जाएगी। और रेडियस के बारे में तो शायद किसी को कोई कंफ्यूजन होएगा नहीं। क्लियर? एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये सारे मान लो मैं हाइड्रोजन के लिए डिफाइन कर रहा था।
मान लो सारे के सारे मैं हाइड्रोजन के लिए डिफाइन कर रहा था, तो एनर्जी डायरेक्टली टू एन है, एन स्क्वायर बोल दो, वी इनवर्सली टू एन है, और रेडियस डायरेक्टली टू एन स्क्वायर है। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ पाए तो वेलोसिटी एनर्जी इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन देता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। बस एन की वैल्यू लिखते चले जाओ, एम वी आर आता चला जाएगा, एन की वैल्यू लिखते चले जाओ, एम वी आर आता चला जाएगा। इसको तो मैं और आसान कर देता हूं, जैसे एच है, ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है, नीचे 2 इंटू 3.14 मतलब 6.28 है, अप्रोक्सीमेट काट दो, क्लियर ना। अगर उसने 2 इंटू 10⁻⁻34 तो सेकंड शेल, 3 इंटू 10⁻⁻34 तो थर्ड शेल, ऐसे करके बोलता रहेगा वो। कुल मिलाकर एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, मतलब साइज ऑफ द शेल, साइज ऑफ द शेल, साइज ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट सारे बच्चे जानते होंगे, टू डायमेंशनल ऑर्बिट, ऑर्बिट, साइज ऑफ द ऑर्बिट 2D की इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैक्सिमम ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सारी बातें पता चल सकती हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब बोहर थ्योरी। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये इंफॉर्मेशन इसके पास है, शायद इसमें कम ही लिखा होगा, मैंने इसमें ज्यादा बोल दिया है। ओके, तो साइज किसी को कंफर्म करना हो ऑफ द शेल साइज, तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आना पड़ेगा। चलिए जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर लें। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या चीज, वेरी सिंपल, इट इन्फॉर्म्स अबाउट द सबशेल। ये मुझे सबशेल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लियर। सबशेल डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ये सारी की सारी वैल्यू डिपेंड करेंगी, किस पर डिपेंड करेंगी, एन पर। अगर एन आपके पास 1 है तो एल आपके पास एक ही है, 0। एन आपके पास 2 है तो एल आपके पास 2 है, 0 एंड 1। एन आपके पास 3 है तो एल आपके पास 3 है, 0 1 2। कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या हो गया, जो एल निकालने हो 0 से शुरू हो जाओ और n-1 तक जाओ। जब आप मिसलेनियस में और हमारे लेवल 2 में पहुंचते हो ना बुकलेट के, क्लियर, इवन मेरा जो असाइनमेंट है उसके लास्ट पेज पे भी क्वेश्चन है कि अगर मैं एल की वैल्यू 0 से n तक मान लू, 0 से n तक मान लू, एक तो ऐसे भी है 0 से n+1 तक मान लू, तो भाई उसके अकॉर्डिंगली सब शेल तैयार होते रहेंगे। अगर मैं 1s लिखता हूं वैलिड है, 2s लिखता हूं वैलिड है, 1 पे लिखता हूं वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू मैक्सिमम n-1 तक हो सकती है। हाइपोथेटिकली 0 से n तक चले जाओ, हाइपोथेटिकली 0 से n+1 तक चले जाओ, तो फिर मान लो ये आपके पास एक अलग पेन से लिख रहा हूं जो वैलिड नहीं है। हाइपोथेटिकली 0 से n तक चले जाओ, मान लो l की वैल्यू 0 से n तक है तो 1 भी वैलिड हो जाएगा। कैसे? n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू भी क्या आ गया है, 1। क्लियर। अब हम पढ़ तो 12th क्लास के बाद ही रहे ना चैप्टर, इतना तो पता ही है आपको कि ये जो मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू 4, एल की वैल्यू 0 से 1 से 2 से 3 तक, n1 l1 बट 0, n2 l2 बट 0 1, l3 l n3 l3 0 1 2, n4 l4 0 1 2 3। और इनके लिए हमने क्या रखा हुआ है, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, 0 1 2 3 नेम, हर नंबर का नेम है। शायद आपको ये लाइन मेरी याद आ जाए जो मैं क्लास में बोला करता था आपसे, हर नेम का नंबर है, हर नंबर का नेम है, नेम नंबर नंबर नेम। क्लियर। तो एसपीडीएफ के लिए 0 1 2 3। अब उसने कहा कि मान लो कि 0 से n तक हाइपोथेटिकली वैलिड हो गया, तो भाई साहब उस दिन से 1p भी एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा, उस दिन से 1p भी एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा अगर l की वैल्यू 0 से n तक हो तब, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। ठीक है जी। तो वैसे भी n कौन है, घर है, l कौन है, उसके अंदर का कमरा है, तो कमरा तो घर से छोटा ही होएगा ना, इसलिए बोल रहा हूं l का वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ l आर ऑलवेज स्मॉलर देन n, n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंपल सी स्टोरी यही तो। क्लियर। अगर ये बातें आपके दिमाग में एंटर कर रही हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर मुझे शेप, सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर मुझे शेप ऑफ द ऑर्बिटल पता चलता है।
शेप ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है। एस आपको पता है डंबल शेप है, स्फीयर, स्फेरिकल, बहुत अच्छी बात। पी आपको पता है डबल डंबल है, डंबल। और डी आपको पता है डबल डंबल है, ठीक है जी। और शेप तो सबको पता ही है, इससे तो बड़े बड़े पंगे ले चुके हैं हम लोग, क्लियर। लो जी, तो शेप कंफर्म करना हो तो आप इस पे आ जाओ। अब एक बात और हमें जो समझनी है, अगर किसी को एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू शेल निकालना हो तो एन एच अपॉन टू पाई थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्लियर। अगर किसी सबशेल की वजह से निकालना हो, क्लियर, रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, ओके। तो ये सबशेल, इसको जनरली हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, क्लियर ना। तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम के आगे वर्ड लगा दोगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और शायद आपको पता हो एच अपॉन टू पाई, डिफरेंट प्रीवियस पेपर्स देखते हैं तो वहां इसको एच क्रॉस करके लिखा जाता है, क्लियर, एच अपॉन टू पाई को। तो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, वैल्यू ऑफ एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी लिखना हो। और इफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो एल एल एल, इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट, तो एस के लिए फिक्स, पी के लिए फिक्स, डी के लिए फिक्स, एफ के लिए फिक्स, वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकलता चला जाएगा। अगर पीएमटी देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक कर रहे हो, क्लियर। लो जी, सारी बातें यहां इसने लिखी हैं। एन की वैल्यू अगर वन है तो एल की वैल्यू जीरो, ए की है दो, इसकी वैल्यू भी दो है, ये तीन है तो इसकी वैल्यू भी तीन है, ये चार है तो इसकी वैल्यू भी चार है। जीरो के लिए एस है, जीरो के लिए एस है, पी के लिए वन के लिए पी है, जीरो के लिए एस है, वन के लिए पी है, टू के लिए डी है, फिर एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है। और इनका जो नेम हो गया वन एस टू एस ये एटसेट्रा। और ये मेरे पास ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। और अगर किसी को सबशेल के अंदर ऑर्बिटल पता लगाने हो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सबशेल इन द ऑर्बिटल, तो फॉर्मूला 2 2 l प्लस वन, 2 2 l प्लस वन, ठीक है जी। 2 2 l प्लस वन इज इट, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हो ना। हाँ, ये 2l प्लस वन है और इसका डबल करती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना ऑर्बिटल का डबल कौन होता है, ऑर्बिटल का डबल कौन होता है, ऑर्बिटल का डबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये ऑर्बिटल निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो 2 2l प्लस वन, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल, ये 2 2l प्लस वन हो जाएगा। एस है सबशेल, एस ऑर्बिटल, यहां जीरो पुट करो तो वन, क्लियर। यहां मैं सबशेल लिख रहा हूं, यहां मैं ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, यहां मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख दूंगा। पी सबशेल, अब तो 11वीं क्लास थोड़ी है बच्चे, सीधा 3, डी सीधा 5, एफ सीधा 7। अब तो इससे भी ज्यादा लेवल का काम हो गया ना, तो रिवीजन से फायदा बड़ा हो जाएगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स 2, इलेक्ट्रॉन्स 6, इलेक्ट्रॉन्स 10, इलेक्ट्रॉन्स 14। बोलो भाई, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट फोकस मेरा चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम, इसको डिनोट करने का तरीका स्मॉल एम में, क्लियर। डिनोट करने का तरीका स्मॉल एम में। एवरी वैल्यू ऑफ एन, एन 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 पहला वाला प्रिंसिपल शेल को इंडिकेट करता है। एवरी वैल्यू ऑफ एल 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 दूसरा वाला एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर that indicates about the subshell, and every value of magnetic quantum number indicates about orbital। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू ऑर्बिटल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हर एक वैल्यू ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो एम की वैल्यूज डिपेंड करेंगी किस पर, एल पर, क्लियर। निकालनी हो वैल्यूज
प्लस एल से शुरू जाना, जीरो तक आना, माइनस एल तक चले जाना। अगर मेरे पास एल का वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू एक ही है, मतलब एस सबशेल, वर्डिंग सुनना भाई, कंटेन्स वन ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिटल कंटेन्स, ये देखो वैसे पता चल ही गया, टू इलेक्ट्रॉन, उसको लिखने की नीड है नहीं, वो सारे बच्चे जानते हैं। क्लियर ना? एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? वन। एल इज इक्वल टू वन। क्लियर? एम की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन से स्टार्ट हुई, जीरो पे चले गए, प्लस एल तक आ गए। हाउ मेनी सबशेल्स, सॉरी हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? these type of subshells which is known as the p contains three orbitals। अब तो उनके नाम भी पता चल गए, px, py, pz। आपको पता है तीनों के तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। बच्चे स्मार्ट हैं, सब पता है उनको, केमिकल बॉन्डिंग इसके बाद पढ़ना है, तब तक आप सुपर स्मार्ट हो जाओगे। क्लियर ना? ये लो जी, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, all are perpendicular to each other, all are perpendicular to each other। आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो ठीक है जी। इसमें खास बात ध्यान रखनी है, खास बात ध्यान रखनी है, खास बात ध्यान रखनी है। क्या खास बात? दिवेश आया क्लास में? ये स्पेशल बात का साइन है, ठीक है जी। जो पीजेड है उसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी? जीरो। बाकी पी एक्स को एम क्या दूं? मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है। उसने कहा जी पी वाई को एम क्या दूं? मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, हर नंबर का नेम होता है। तो पी जेड के लिए एम का नंबर, पी जेड के लिए एम का नंबर, पी जेड के लिए एम का नंबर, पी जेड के लिए एम का नंबर आपके पास क्या चलेगा? जीरो। अब समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो एक एफर्ट और कर लेते हैं जी। एल का वैल्यू टू, ये एफ सब शेल है ना, एल बराबर दो बराबर में डी। चलो उसके बाद इसकी जो वैल्यूज है, प्लस टू, माइनस टू, प्लस टू प्लस वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ये जो m बराबर जीरो है, ये डी जेड स्क्वायर है, जिसका शेप आप में से मैक्सिमम जनता जानती है। अब तो जानते ही हो भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट तक पढ़ चुके हो। क्लियर? डोनट, डोनट शेप, डोनट शेप। ठीक है जी, डोनट शेप। इसमें कहीं भी आगे थोड़ी देर में नोड, क्लियर, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, नोडल प्लेन, ये भी शुरू हो रहा है। उसमें देखोगे इसके अंदर हर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन ऑल एक्सिस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर एक एक्सिस में है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर एक एक्सिस में। तो इसके अंदर गलती से भी नोडल प्लेन नहीं बन पाएगा, ऐसा कोई प्लेन ही नहीं है। नोडल समझते हो ना, जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली जीरो, क्लियर, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, अदरवाइज मिनिमम। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तो एक्स वाई जेड सभी में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए इसमें नोडल प्लेन है ही नहीं। कहां पर? डी जेड स्क्वायर में। बाकी सबके अंदर नोडल प्लेन मिलता है, नोडल प्लेन मिलता है, नोडल प्लेन मिलता है। रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड सेम वर्ड है, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस सेम वर्ड है। टोटल नोड का फॉर्मूला भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो अगर आपको इतनी बात पता चल गई कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट कर रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। बस अब तो बात ही खत्म है, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो तो पता ही है। क्लियर? पोसेस सेम एनर्जी, जिसको डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हो। ये लो जी, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स कल परसों में एक ड्रॉपर बैच में पूछ रहा था, व्हाट मीन ऑफ द डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए डी जनरेट मतलब एनर्जी शुड बी डिफरेंट, सेम। शुक्र है कोई बात को सुन तो रहा है सवेरे सवेरे। डी जनरेट मतलब सेम एनर्जी, नॉट डिफरेंट एनर्जी। ठीक है जी,
डिफरेंट एनर्जी नहीं है, सेम एनर्जी है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, अब तो तुम स्मार्ट हो गए यार, तुमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी, लिगेंड ने आकर इनकी डीजेनरेसी डिस्टर्ब कर दी और ये ऊपर नीचे हो गए। किस फॉर्म में? आपको पता है T2GeG। अब तो ज्यादा समझ में आएगी बात, 12वीं पढ़ने के बाद तो ज्यादा समझ में आएगी बात। ऑल ऑर्बिटल ऑफ द सेम सब शेल। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ लीगेंड, वर्ड बदल रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ लीगेंड क्या करेगा? एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो ये नॉन डीजेनरेट हो जाएंगे। अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ लड़ाई झगड़ा करना नहीं, सीधा एमवीआर स्पिन लिखकर एक फॉर्मूला लिख लो, SS+1 क्लियर, H/2π इनफ। इसके ऊपर कुछ करना नहीं आपने। एमवीआर स्पिन रूट SS+1 H/2π, इससे ऊपर कुछ करना नहीं आपने। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, यहां सिर्फ हाफ पुट होगा, बिकॉज प्लस हाफ माइनस हाफ इंडिकेट्स, प्लस हाफ माइनस हाफ इंडिकेट्स डायरेक्शन। ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को, हमें यह डायरेक्शन नहीं, हमें वैल्यू डालनी है। क्लियर ना? हमें यह वैल्यू डालनी है, सिर्फ वैल्यू डालनी है। ठीक है जी, वन इज क्लॉकवाइज, सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। और ये कहीं ना कहीं जो हमारा साइंटिस्ट था जिसने कहा था वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, विद ऑपोजिट स्पिन, क्लियर, उसको जस्टिफाई करने की कहानी है। वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद आ रहा है कोई बंदा? हाँ, पाउलीज एक्सक्लूजन। क्लियर है? ये जो आपके पास पाउलीज है, क्लियर, इसने कहा था एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। हमने कहा ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है। चलो जी, उसके बाद साई वर्सेस आर के ग्राफ्स है। क्लियर, साई वर्सेस आर के ग्राफ्स है, वेव वर्सेस आर, तो वेव की तरह से बनेगा। 1s है तो वेव बन गया, 2s है तो एक ये वाली जगह रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड को इंडिकेट करता है। और इनसे शेप, जैसे ईसीजी से पता चलता है ना हार्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैसे ये बनते हैं आपके पास कौन? साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ। ध्यान से सुन लो, साई वर्सेस आर का ग्राफ तो बनेगा वेव लाइक, और साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ में क्रेस्ट नहीं होंगे। क्लियर ना? क्रेस्ट नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि साई स्क्वायर इंडिकेट्स द, साई स्क्वायर इंडिकेट्स द, साई स्क्वायर इंडिकेट्स द ऑर्बिटल। वहां तुम मिनिमम प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, जिसको क्या बोलते हो? रेडियल या स्फेरिकल नोड। कोई आवाज आ रही थी सर की? ट्रफ। मेरी इंग्लिश बिगड़ गई यार तुम्हारे साथ रहते रहते, मेरी गलती है ना? इसमें ना, इसमें ना तुम्हारे पास नोड दिखेंगे सिर्फ, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, वही मैंने बताया था ना, एक स्टेशन से चलो दूसरे स्टेशन तक। मान लो देवेश चल पड़ा बठिंडे से, बठिंडे से कहां तक पहुंच गया? रामपुरा फूल तक पहुंच गया। तो बठिंडे से रामपुरा तक बीच बीच में पता ही क्या है, कुछ खाली जगह दिखती है, तो वो तुम्हारे पास कौन है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पीपल्स, मतलब जनता मिलने के चांस वहां कम है, लेकिन स्टेशन पे जनता ज्यादा मिलती है। ट्रेन को चला दो ऐसे ही। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो जगह है उसको बोलते हो मिनिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, नाम रख दिया उसका नोड। फिर अगला स्टेशन, फिर बीच में जीरो, अगला स्टेशन फिर बीच में जीरो, अगला स्टेशन फिर बीच में जीरो। तो उसलिए साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ में क्रेस्ट क्रेस्ट दिखना, ट्रफ नहीं आना उसके अंदर। ठीक है जी, अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना भाई। तुम्हें पता है ये तुम्हारा सोशल साइंस का पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छी बात। चलो, अब एक वर्ड आपके पास है रेडियल नोड, इसी से मिलता जुलता आपके पास वर्ड है स्फेरिकल नोड। ये 3 डायमेंशनली डिफाइन होएगा, ये 3 डायमेंशनली डिफाइंड होएगा।
क्लियर ना। मान लो तुम्हारे पास 1s है तो इसमें स्फेरिकल नोड 0 है। मान लो ये 2s है तो यहाँ स्फेरिकल नोड आपके पास 1 है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास इसमें लगाना है आपने, n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू 1, l का वैल्यू यहां पर 0, 1 माइनस 1 0, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू यहां पर 0, यहां 1। तो स्फेरिकल नोड कितने निकल आएंगे आपके पास 1। थोड़ा सा शक्ल देख लेते हैं इसकी। शक्ल देखोगे तो ये न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड धीरे 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 कम होता चला जाएगा। 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल डिफाइन करते हो, इन जगहों पर आप कभी भी एग्जैक्ट बाउंड्री बना नहीं पाते हो। फिर आपके पास 1s के बाद 2s, ये पहला वाला जो बना था ये 1s था, ये 2s बनना शुरू हो गया। 1s और 2s के बीच में ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, अब इसको बाउंड्री दे देते हैं हाइपोथेटिकली, इसको बाउंड्री प्रिकॉशन के फॉर्म में, ये वाली। क्लियर ना, ये 2s बना हुआ है 2s। तो ये जो खाली जगह है इसको आपने क्या बोल दिया है, रेडियस के साथ बढ़ने वाले नोड। अब वर्ड्स ज्यादा समझ में आएंगे, मान लो पिछले साल आपको समझ नहीं आए थे, अब वर्ड्स ज्यादा समझ में आएंगे। रेडियस के साथ बढ़ने वाले नोड, इसी को तुम लोगों ने क्या बोल दिया, स्फेरिकल 3D नोड्स। क्लियर है। तो अगर किसी को 1p में कैलकुलेट करने हैं स्फेरिकल नोड, कितने होंगे? क्यों? ये पता नहीं वाला कौन था? ये पता नहीं वाला कौन था? ये आवाज भी नई सी लग रही थी मेरे को। ये कौन है स्मार्ट आदमी? तो ये तो मेरे को पीछे के देखना पड़ेगा, पता तो मैं लगा ही लूंगा। टाइम 9, आधे घंटे भी देखना है मेरे को, ठीक है। और इसको पता नहीं भाई कर क्या रहा है क्लास में, बाहर जाना। बच्चे 1p इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर ना। आयुष तुमने ये लाइन बोली थी शायद, 1p इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसको पता नहीं भाई, रजाई लो और सो जाओ। 1p पता नहीं है। कैसे कैसे अजीब अजीब से आदमी भरे पड़े। 2p और 3p, देन 4p। इनके अंदर आप फॉर्मूला लगाओगे n माइनस एल माइनस 1, क्योंकि पूरे साल भर तो मैंने आवाज सुनी नहीं, जो आवाज आज सुनी थी ना मैंने। मेरे पास तरीके हैं, मैं चेक करूंगा अगली बार मिलते हैं फिर। 2p 3p 4p, अब वो भाग भी गया लगता है ना। 29 30 थे पहले बीच में ना, एक वो भाग गया लगता है छोड़ के क्लास। मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। तुम लोगों को रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ये नाम कौन बोला था? कनव। लेकिन नाम मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, कोई चक्कर नहीं है, वो तो मैं देख लूंगा। बहुत तरीके हैं अपने पास देखने के। 1p बच्चे इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर ना। 1p इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई 2p 3p 4p। क्लियर है। 2p 3p 4p, उसके अंदर 2p 3p 4p, वहां आपके पास इजीली पता लगा सकता है क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हाइपोथेटिकली पार्ट में ले जाते हैं। क्या कि मान लो जो आपके पास एल की वैल्यू है, क्लियर, वो 0 से n माइनस 1 की जगह पे 0 से n तक पॉसिबल हो रही है। क्लियर। तो उस केस में 1 पे एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस लेवल तक वो पहुंचते नहीं है। वैसे भी तुम्हें ना बुक्स में जाओगे ना, बुक्स में वहां ऐसे क्वेश्चन नहीं है। बुक्स में तो कहता है जी जो है वो है, मतलब आपके पास जो एल की वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करती मिलेंगी और उससे कम मिलेंगी। बस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मेरे यहां मिल जाएंगे आपको 5-4 कि एन से ऊपर भी चले जाओ, एन के बराबर भी चले जाओ। हम कहते हैं एल, बस जितना एन है उससे कम रहेगा। बेस्ट ओपिनियन, नो हाइपोथेसिस। तो मेरे ख्याल में आप स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड का मतलब समझ गए हो। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद इसी से मिलता जुलता वर्ड मेरे पास पता है कौन सा है, नोडल प्लेन।
ये टू डायमेंशनल होएगा, जैसे मैं पीछे बोला था ना आपसे, नोडल प्लेन होएगा, क्लियर ना, नोडल प्लेन होएगा। इसी को नोडल आप जैसे स्फेरिकल सरफेस बोल दोगे, इसका फॉर्मूला एल है, क्लियर, इसका फॉर्मूला एल है। एस में तो ऐसा हो नहीं सकता, पी के अंदर एक होएगा, अगर पी एक्स है तो वाई जेड होएगा, पी वाई है तो बच्चे समझदार है एक्स जेड होएगा, और पी जेड है, क्लियर, तो एक्स वाई होएगा। मेरे ख्याल में समझ गए, या बना के बताऊं? ये आपके पास x है, ये y है, ये z है, क्लियर। यहां मेरे पास px, ये px बन गया बच्चे, तो आपके पास px बनते ही जो yz है ये नोडल प्लेन बन गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं जी। बस ये लड़ाई झगड़ा खत्म, ये भी डन हो गया, ये भी आपके पास डन हो गया, क्लियर। बोहरबरी स्कीम आपको पता चली गई है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। और अगर ये ढंग से पता होएगा तो पीरियोडिक टेबल भी इसी पे बेस्ड डन हो जानी है। ठीक है जी। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये पता है क्या है? n प्लस एल का सम है, n प्लस एल का सम है ये, n प्लस एल का सम है, n प्लस एल, 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 ये n प्लस एल का सम चल रहा है, n प्लस एल का सम है, n प्लस एल का सम चल रहा है, ठीक है जी। अब आपको अगर हाइड्रोजन दिखे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, देखो ना, एनर्जी अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, तो सिर्फ शेल पे डिपेंड करती है बात, ओनली ऑन द शेल। शायद आपको याद आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास, अगर मुझे हाइड्रोजन मिलता है या हाइड्रोजन लाइक कुछ भी, तो एनर्जी सिर्फ शेल पे डिपेंड करती है, क्लियर। शेल पे डिपेंड मतलब समझ गए ना, अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक कुछ चल रहा है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक कुछ चल रहा है, तो एनर्जी फर्स्ट शेल से ज्यादा 2s की है, 2s 2p की बराबर है, क्लियर। 3s की 3p के, 3p की 3d के, और उसके बाद 4s की उससे ज्यादा है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो फिर बोहरबरी स्कीम पकड़ लो, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो बोहरबरी स्कीम पकड़ लो, क्लियर। अगर मेरे को कोई बोलेगा 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो मैं बोलूंगा 2s से ज्यादा एनर्जी, 2p से ज्यादा 3s से, 3p से, 4s से, 3d से, 4p से 5। एक्सेप्शनल आपको पता ही है, जो जहां आने हैं वहां नहीं है, वो सारा कंफर्म है ही आपके पास। आबोज रूल का मतलब है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरो, पाउलिस का मतलब है एक में मैक्सिमम दो भरो, क्लियर। हंस रूल का मतलब है अगर आप डी जनरेट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, अगर आप डी जनरेट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, अगर आप डी जनरेट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो मैक्सिमम शुड बी अनपेयर्ड विद सेम स्पिन। मैक्सिमम कैसे होनी चाहिए? अनपेयर्ड। विद कैसे होनी चाहिए? सेम स्पिन। मैक्सिमम शुड बी अनपेयर्ड सेम स्पिन, मैक्सिमम शुड बी अनपेयर्ड विद सेम स्पिन, ठीक है बच्चे। चलो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं जी। अब मुझे एक्सेप्शनल, आप बच्चे ये तो करवाने की नीड भी नहीं है, क्योंकि अब तुम 12वीं का सिलेबस भी कर चुके हो, 12वीं पास तो मैं बोल नहीं सकता, 12वीं का सिलेबस भी कर चुके हो, क्लियर ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें तो ओवर स्मार्ट हो, म्यू इज इक्वल टू रूट n प्लस 2, n कौन है जी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी करवा दिया था कि अगर आपको पास म्यू पता चल जाए, तो उसका जो पहला डिजिट है उससे यूपी पता चल जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और मुझे तो चांस ज्यादा लग रहे हैं
अब आप बोलो ज्यादा क्यों लग रहे हैं, तो मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इससे ना एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, डीबी कवर हो जाएगा और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो गया। आप बोलो जी। डी एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो जी। वो तो अपनी चॉइस है, कैसे बना लो, मैं दो मॉडल दे देता हूं आपको। अगर आपके पास है, हाँ, इन बिटवीन एक्सिस, ये कैसे कंफ्यूजन आ गया। एक्सिस बदल दिए, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। ठीक है ना। लो जी, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके पास पीरियोडिक टेबल। इसका मैं ना अलग से जो मैंने किथे गया अभी, ये रहा, यहाँ है शायद। भाई इसका तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मोस्ट प्रोबली। हे अमृत, लो जी, बच्चे स्मार्ट है, कितना बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, मॉडर्न पीरियोडिक लो हिस्ट्री इसमें से गायब कर दी गई है, अब तो हिस्ट्री वैसे भी आने के चांस नेग्लिजिबल है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हाईलाइट कर लेना एटॉमिक नंबर को, बस काम की बात अंडरलाइन होनी चाहिए। क्लियर। सब बच्चों को पता है, क्लास में ढेरों बार बताया, 288 डबल 18 डबल 32, ये मैजिक नंबर्स हैं। मैजिक नंबर का मतलब है, अगर आपको मैजिक नंबर्स पता है तो आप पीरियोडिक टेबल, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोन, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता लगा सकते हो। 2 में 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 32, इसके नीचे 118 है। अन अन ओक्टियम। कुछ पता चला भी क्या हो रहा है। चलो जी, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वैसे पीरियोडिक टेबल तो अब ना जितना तुमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कर लिया, ये तुम्हारे लिए मजाक है। क्लियर ना। 18 वर्टिकल कॉलम है, वो तो पता ही है यार। फर्स्ट से लेकर 18 तक। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ फर्स्ट बी, थर्ड बी से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए, देन बात खत्म। ये टोटल 18। हाँ, 11वीं में हो तो थोड़ा सा बताना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके। वैसे तो 9th क्लास में पढ़कर आती हूँ पीरियोडिक टेबल, कि 10th में होती थी, 10th में होती थी। क्लियर ना। तो देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम नंबर्ड 1 2। आईपैक वाले कहते हैं सीधा काम करो भाई, 1 से लेकर 18 तक। और इसके तुम स्मार्ट बच्चे हो। ग्रुप 1 को एल्कली, ग्रुप 2 को एल्कली अर्थ, ग्रुप 15 को पिनिकोजन, सब तो अच्छी तरह जानते हो, सफोकेटिंग ऑर्डर। क्लियर है। एंड देन 16 को कैल्कोजन, चैल्कोजन, 17 को हेलोजन, एंड 18 को नोबेल गैसेस। ये तो इनको भी पढ़ चुके हैं हम लोग। बात वो कि पेपर में नंबर नहीं आए, वो अलग बात है। पी ब्लॉक में हम, क्यों। ओके, मतलब तुम खुद जिम्मेवारी कुछ नहीं लोगे, सर्वर पे डाल दोगे सब कुछ। कितने, सा, सायमा के वंश है। मतलब तू सायमा की बात का विरोध कर रहा है, उसके बाद 75 आए हैं, उस पे चिढ़ने की क्या बात है। हैं? सायमा कॉन्ग्रेचुलेशन।
अब तो मैं सायमा को बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ताकि करने को और चिढ़ लगे। अच्छा सुनो, वो उसमें भी 360 नंबर आ रखे हैं। पूछ के देख ले, क्या नाम है। वो भी कर लेगी। वो क्या नाम है वो, अमन, तेरे 110 नंबर आए इस बार केमिस्ट्री में। ओए अमन। हाँ देखो ना, लास्ट में पटाखा बोल गया इधर आके। हाँ तभी तो कह रहा हूँ ना। 3 बार बुलवाया है, तब बोल रहा है ये। लो जी। बधाइयाँ। मतलब तो मतलब बेइज्जती में भी बधाइयाँ ले रहा है। टोटल 720 में से। हाँ, चलो, ये काम शुरू कर रहे हैं। सर्वर में दिक्कत आई थी 1-2 दिन पहले, शायद कल भी आ रही थी थोड़ी बहुत। लो जी। नहीं यार, वो टेक्निकल फॉल्ट आया जब से वो है ना गूगल वाला, उसके बाद ज्यादा गड़बड़ हो गई है। नहीं नहीं, एम ही हैक कर ली। मेरे को अब शक तेरे पे हो रहा है। मेरे को देवेश पे शक हो रहा है। ओके। हाँ, साल भर, साल भर हैक। अब मैं बोलूं इस पे, तुम्हें लगता है ना बातें करने लगो ना, तुम कहते हो यार अब मजे की बात तो अब शुरू हुई है। सुनो, अब पीरियोडिक टेबल आ गया, तुम वैसे ही हल्के हो गए। एनर्जी लेवल बीइंग फिल्ड, पहला वाला। ऑर्बिटल जो फिल होंगे 1s, लेकिन मैं इस टेबल को ना बिल्कुल बकवास मान के चलता हूँ। इसलिए क्योंकि जानने की नीड ही नहीं है यार कि 1s भर रहा है कि 2s 2p भर रहा है। क्लियर, सीधे पूछो। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा शॉर्टेस्ट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्गेस्ट एंड इनकम्प्लीट। इवन 118 तक तो डिस्कवरी हो चुकी है अब, तो इसको भी इनकम्प्लीट बोलने की नीड नहीं है, इसको लॉन्गेस्ट ही बोल देना। ठीक है जी। ब्लॉक पता है बच्चे, अब तो तुम ज्यादा स्मार्ट हो। मैं कह रहा हूं ना, पीरियोडिक तो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे एक रिवीजन मारो खट से 15 मिनट का। उसके बाद पीरियोडिक पे ब्लॉक मार दो, पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ बोल देवेश। हाँ दोनों है बच्चे, वो पूछेगा ही। रेफरेंस क्या है यार, 2021 में पेपर दे रहा होगा, और 2016-15 में डिस्कवरी हो गई थी 118 की, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। एलिमेंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स, एसपीडीएफ। सबको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, पी क्या है, डी क्या है और एफ क्या है ना, ये सारी जानकारी है आपको। ओके। एस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, पी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, डी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और एफ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सारे बच्चे स्मार्ट है, जानते हैं। और शायद आपको पता होगा NS022 क्यों लिखा, ड्यू टू पेलेडियम। 46 नंबर, सारे बच्चे स्मार्ट, सबको ये जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। क्लियर है। चलो, हीलियम के बारे में बात करें। हीलियम, हीलियम एस ब्लॉक का अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके, अभी किया ही था हमने नोबेल गैसेस पी ब्लॉक एलिमेंट, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच करती है, नोबेल गैस से। ठीक है जी। चलो, एलिमेंट्स ऑफ एसएनपी, नोबेल गैसेस को छोड़कर इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल रहे हो, डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन बोल रहे हो, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी कंफर्म्ड है। क्लियर। और एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन बोल रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एंट्री एन में नहीं हो रही, N-1 में नहीं हो रही, कहां हो रही है, N-2 में हो रही है ना, इसमें ना, इसमें इसमें हो रही है। दैट्स वाई डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बात अगर आपको पता चल गई तो आगे बढ़ू भाई। अच्छा जी। हाँ जी। सबके साथ मिलती है बच्चे उसकी प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट के साथ भी, कार्बन के साथ भी और सेवंथ के साथ भी। वो तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। हीलियम चलो कम से कम इतना तो है, कॉन्फ़िगरेशन इधर है और प्रॉपर्टीज इधर है। हाइड्रोजन इनके साथ प्रॉपर्टीज भी मैच करवा रहा है, और कुछ डिसमिलिटी भी है, प्रॉपर्टीज भी मैच करा रहा है, डिसमिलिटीज भी है, सभी कुछ कर रहा है हाइड्रोजन, तो एक किनारे पे है ही नहीं। एब्लोक एलिमेंट में टोटल आपके पास 2 सीरीज है लेंथेनेड एक्टिनोइड की, 4F सीरीज, 5F सीरीज। 2 सीरीज है आपके पास, 4F सीरीज, 5F सीरीज। एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सीरीज आर कोल्ड लेंथेनोइड्स और लेंथेनम्स। पता ही है सबको, तो इस पे कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाएं।
और यहां सीधा है 101 से लेकर अगले वाले जितने भी नाम है। जीरो को आप लोगों ने क्या बोल रखा है? निल। फिर अन, फिर बाय, फिर ट्राई, फिर क्वाड, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर सेप्ट, फिर ओक्ट, फिर इन। मान लो 6 का नेम देना आपने, तो बस एक सफिक्स इसके साथ जोड़ देना, IUM। यूरेनियम लाइक, प्रोटियम लाइक, ड्यूटीरियम लाइक। क्लियर? तो ये हो गया अन, ये बाय, ये हेक्सियम। ठीक है जी, UBH इसका सिंबल हो जाएगा। पोजीशन पता करनी हो तो इस पे अब मगजमारी करना ही मत। मैं तो कह रहा हूं कि ये तब था जब 11th क्लास सीख रहे थे हम। उसके बाद में ड्रॉपर में कभी भी मैं ना, 12वीं पास बच्चे होते हैं, मैं सिखाता ही नहीं ये वाली चीज, डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। भाई सिंपल सी बात है, एलिमेंट देख के पता चल जाएगा। मेरी बात सुनो ना, मान लो कह रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो देख के पता लगाओ एस ब्लॉक का फर्स्ट है। जरूर है कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन लिखे फिर टाइम खराब करे 2 मिनट का। हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सेकंड है। एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके अलावा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 3D सीरीज। कौन हो गया तुम्हारे पास? पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। उधर से चलोगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। उधर चलोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उधर चलोगे, हेलो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उधर चलोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। तो पूरे पूरे 6 ग्रुप आपके पी ब्लॉक है, इधर वाले एस ब्लॉक है, और नीचे वालों का तुम्हें कोड बना के दे रखा था। क्लियर ना? वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कौन से वाले? लेंथेनोइड, थर्ड बी से। बट उनका पीरियड कोई भी नहीं है। क्लियर ना? सिंपल आप उसको बोलते हैं। वैसे तो किसके साथ जोड़ दोगे आप? वैसे तो किसके साथ जोड़ दोगे? लेंथेनम, लेंथेनम, लेंथेनोइड, एक्टिनम, एक्टिनोइड। 57 के बाद 58 टू 71। कुल मिलाकर ये तरीका सीखने की नीड अब आपको नहीं है। मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन है। एलिमेंट देखो और पता लगा लो। लो जी, जिसके लिए आप पहले से स्मार्ट हो चुके हो। टाइप ऑफ रेडियस, अगर कोवलेंट रेडियस की बात करूं तो शेयर्ड है। अगर मेटेलिक रेडियस की बात करूं तो आप सॉलिड चैप्टर पढ़ चुके हो, क्लोजेस्ट है। वैंडरवॉल रेडियस की बात करूं तो यहां सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर आपको मेरा एक कोड याद आ रहा है, आपके नोट्स में लिखा होएगा VMC। ठीक है जी। वैंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा है। अब आपको ज्यादा समझ में आएगी पिछले साल के कंपैरिजन में। मेटेलिक उससे थोड़ी सी कम है। कोवलेंट में शेयरिंग होने की वजह से सबसे कम है। एक ही एलिमेंट की अगर तीनों रेडियस कंसीडर कर ले तो वैंडरवॉल, मेटेलिक एंड कौन होएगी? कोवलेंट। क्यों जी? अब एटॉमिक रेडियस के बारे में टॉप से बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये सब जानकारियां आपको है। इवन आपको इससे ज्यादा पता है जो इसमें दे रखा है। आपको ज्यादा क्या पता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। याद करो, ये दोनों ने जाकर गड़बड़ की। बोरोन के बाद गैलियम, देन एल्यूमिनियम, इंडियम एंड देन थीलियम। अगर आपको याद हो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो गया? रेडियस। किसी ने कहा ये गड़बड़ क्यों हुई? तो बच्चे ने कहा यहां एंट्री ऑफ द डी ब्लॉक हो गया, और एंट्री ऑफ द डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जैसी हुई तो ENC हैवी हो गया। ENC बढ़ते साइज। ठीक है जी। क्यों जी? समझ गए मेरी बात को आप लोग? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैस इज मोर देन हेलोजन। हाँ, ये जरूर है। 17वें ग्रुप से 18वां ग्रुप का साइज बड़ा होएगा, लेकिन 18वां फर्स्टे से बड़ा नहीं होएगा। ये मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूं। नोबेल गैसेस का साइज लार्जर है वैंडरवॉल रेडियस की वजह से। किन से? अपने 17वें ग्रुप से, पड़ोसी से। लेकिन फर्स्ट इससे बड़ा नहीं है ये। 11-18 को कंपेयर करोगे, 11 ही बड़ा मिलेगा। आपके असाइनमेंट के तीसरे पेज पे एक हल्की सी गलती है, उसको मैंने सुधारते हुए बताया था। क्लियर? असाइनमेंट के तीसरे पेज पे, पीरियोडिक टेबल के असाइनमेंट के तीसरे पेज पे। क्लियर है? अब आपके पास आयनिक रेडियस है, और आयनिक रेडियस सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको रेडियस का फॉर्मूला बता दिया था। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, क्लियर, जिसको स्क्रीनिंग बोलते हो, तो साइज बढ़ेगा।
और अगर आपके पास जेड इफेक्टिव ईएनसी प्रोटॉन्स बढ़ेंगे कंपेरेटिवली, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसे बढ़िया तरीका मेरे पास कुछ है नहीं रेडियस को कंपेयर करने का। कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट, एनायन इज बिगर देन पेरेंट, वो तो होना ही था। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना कैटायनिक चार्ज ज्यादा होएगा साइज छोटा होएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना कैटायनिक, वो तो भाई ईएनसी कंट्रोल कर रहा है ना सारी बातों को। क्लियर, ईएनसी कंट्रोल कर रहा है। चलो जी, आयोनाइजेशन एनर्जी पे तुमने पीएचडी कर रखी है पहले ही, तुम तो डी ब्लॉक के अंदर घुसकर आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हो बच्चे। बस ये समझो कि ये है क्या, मेटल होएगा गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड होना चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है, इसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है। तो इस पूरे प्रोसेस में जितनी एनर्जी की नीड है उसको तुम बोल देते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और कंजक्टिव डेल्टा H1 डेल्टा H2 याद करो ग्रुप नंबर 15 जो इसी साल किया आपने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, ऑलवेज सक्सेसिव बढ़ेगी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, न्यूट्रल, दूसरा मोनोकटायन, तीसरा डाइकटायन। तो किसी का ईएनसी अगर बढ़ता जा रहा है, किसी का ईएनसी अगर बढ़ता जा रहा है, किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता जा रहा है, तो साफ सी बात है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो अगर कोई आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन जानना चाहता है किसके साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन विद साइज, विद ईएनसी, विद स्क्रीनिंग, विद हाफ एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको याद आ गया होगा, शायद याद आ गया होगा ना, आपको बताया था 15वें ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी 16वें से ज्यादा है, ग्रुप नंबर 15 का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 16 से ज्यादा है। हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर हो गए, ठीक है जी, हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर हो गए, और इसके साथ ही एक बात और जोड़ दी थी जो पूरी प्रोडिक्ट टेबल पे एप्लीकेबल नहीं है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब पता है क्या हुआ, क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास। और ये पर्टिकुलर लगा था बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अकॉर्डिंग टू रूल बोरोन शुड बी हायर, अकॉर्डिंग टू रूल एल्यूमिनियम शुड बी हायर, बड़ी गलत है। अकॉर्डिंग टू रूल नहीं चला, अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन इफेक्ट चला। अगर आपको दिख रहा हो तो यही, ये रहा देखो, ये रहा, इसको पढ़ो थोड़ा सा, मैं चुप हूं इतनी देर, इसको पढ़ो थोड़ा सा, इसको भी देख लेना एक बार। पढ़ो भी इसको जल्दी से। हाँ जी, नो कमेंट। इसका एक अच्छा सा आंसर दूं, मैक्सिमम जितना कर पाओ कर लेना। अब इसमें सभी कुछ आता है, आरपी असाइनमेंट तो आ ही रहा है, टाइम कितना अवेलेबल है, मैनेज करके चलना पड़ेगा पुत्र जी। इसलिए मैंने एक मजाक के फॉर्म में बोला नो कमेंट, लेकिन आरपी असाइनमेंट एटलीस्ट कर लो, अच्छा रहेगा, एटलीस्ट कर लो। इस टेस्ट में नहीं, तुम्हारे ना नीट में भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, फिर लगता है यार थोड़ा सा टाइम बच रहा है, तो कोई 10, 12, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ना एक एक दो दो छोड़ के, जैसे मान लो ना हेडिंग आ गई कैथोड एनोड रेज एंड उसी में दे दिया उसने एटॉमिक नंबर आइसोटोप ये और वो, तो उसको एक बार उसमें से ना 10 क्वेश्चन है तो 5 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, मेंटल सेटिस्फेक्शन। हेडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
15 क्वेश्चन है 5 कर लो, ऐसे मैनेज कर सकते हो। समझ गया ना मेरी बात को? हाँ, ऐसे मैनेज कर सकते हो आप। बोर थ्योरी है, टोटल मान लो 30 क्वेश्चन है, 8-10 कर लो, मैनेज कर लो बस। क्योंकि अब साथ में 12वीं क्लास भी तो है, तो उसको बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते आप। चलो, ये जितने भी आपके पास वेरिएशन थे सारे के सारे एक ही स्टेप में मैंने लिख दिए, तो अब इसमें आपको टेंशन लेने की नीड है नहीं। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होएगा, क्लियर, वहां ईज टू फॉर्म एनायन होएगा। सब बच्चों को पता है, ईज टू फॉर्म एनायन, उतना एनायन बनाना बच्चे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ईज टू फॉर्म एनायन, उतना एनायन बनाना आपके पास क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है जी। सबको पता है करना क्या है, एक एटम है, गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब अपने सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ये ए का माइनस गैसियस फॉर्म में बनेगा। इस प्रोसेस में एनर्जी निकल भी सकती है, जुड़ भी सकती है, मतलब एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शायद आप मेरी बात को समझ भी रहे होगे, सुन भी रहे होगे। जैसे मेरे पास अगर नाइट्रोजन है, अगर इस में इलेक्ट्रॉन जुड़े तो एन माइनस बने, तो मुझे अच्छी तरह से याद है इसका डेल्टा एच प्लस में है, 48-50 के आसपास है। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि डेटा लिखने से अच्छा बता दूं कि पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, तो मुझे कंफर्म है और आपको भी कंफर्म है कि जब इसका गैसियस फॉर्म बनेगा, एनायन बनेगा, तो एनर्जी रिलीज होती है अप्रोक्सीमेट 325 किलो जूल पर मोल। कुल मिलाकर ये एक्सो भी हो सकती है, एंडो, लेकिन इतना मैं गारंटी ले रहा हूं कि सेकेंड ऑनवर्ड सारी की सारी एंडो है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? एनायन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच सिर्फ एक ही चीज काम करती है, उसको बोलते हैं रिपल्शन। बोलो भाई। जैसे उसने बोला ना, एलिमेंट ऑफ सेकंड 18 ग्रुप एंड नाइट्रोजन है पॉजिटिव, वो तो होना ही था बच्चे, हाफ फील्ड है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा H1 कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट टू एंड सक्सेसिव आर द ऑलवेज पॉजिटिव। कारण समझ में आ गया होगा, रिपल्शन। ठीक है जी। डेल्टा H इजी का माइनस फॉर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब फ्रेंडशिप विद द इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, जितना माइनस ई ए ज्यादा, जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, जितना माइनस डेल्टा एच ईजी ज्यादा, उतना इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान। वेरिएशन की बात करें तो ये ना एक्चुअल में ना जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, उसका तो खतरनाक वेरिएशन है, 90% तक मेटल्स पे लगती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कोई खतरनाक वेरिएशन की बात हम नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो मेरे को खुद ही लगेगा यार मैं इनमें इलेक्ट्रॉन कहां से जोड़ पाऊंगा। शायद ही किसी बच्चे ने Na माइनस देखा हो, मैंने तो कभी देखा नहीं है। बस वही कह रहा हूँ बच्चे, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि अगर हम फर्स्ट डे सेकंड डे की बात करें, तो वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म लगाने का मतलब ही नहीं बनता। तो एक परफेक्ट सा क्वेश्चन है जो फिक्स है, और जैसे मैं लिखूंगा सारे बच्चे स्मार्ट हैं, सब बच्चे समझते हैं। कम से कम अभी जो क्लास मेरे साथ बैठी हुई है ना, वो सारे के सारे बच्चे अच्छे हैं और स्मार्ट हैं। क्लियर? फ्लोरीन विद क्लोरीन, ठीक है, सीक्वेंस में लिखता हूँ। ये क्वेश्चन फिक्स है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, इसके साथ मुझे ऑक्सीजन सल्फर, और यहां फ्लोरीन क्लोरीन। सारे बच्चे स्मार्ट है और सारे इस बात को जानते हैं कि इसमें से क्वेश्चन क्या बनने वाला है, कि नाइट्रोजन में जुड़ना डिफिकल्ट है, ऑक्सीजन में जुड़ना डिफिकल्ट है, फ्लोरीन में जुड़ना डिफिकल्ट है, एज कंपेयर्ड टू, एज, ये रूल का उल्टा चला गया ना बच्चे। इलेक्ट्रॉन जुड़ना इन तीनों में आसान होना चाहिए था, जबकि इनमें इजी है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। कारण आपको पता है, इनके साइज छोटे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पेरिफेरी पे बढ़ गई,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सरफेस पे बढ़ गई, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सरफेस पे बढ़ी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सरफेस पे बढ़ी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहीं हाथों हाथ क्या शुरू हो गए, रिपल्शंस। और जैसे रिपल्शन स्टार्ट हुए, मेरे भाई नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जुड़ना, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जुड़ना, फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन जुड़ना उतनी मुश्किल हो गए। सिंपल। समझे भाई? और आपको याद है 16वें ग्रुप का हमने एक ऑर्डर लिख दिया था, एस ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इन भाई साहब को यहां से उठाया और यहां रख दिया, और ये मेरे पास ईए का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ईए का, माइनस डेल्टा एच ईजी का। याद आ रहा है कुछ? ठीक है जी, देखो ये रहा। बोलो भाई। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका तो जनरल सा ट्रेंड है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, बेचारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा एनर्जी है, ये तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये चीजें तो तब अच्छी लगती हैं वैलेंसी, जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे हो 11th क्लास वाले। तो अब वैलेंसी हमें पता है, अगर मैं कभी हाइड्रोजन के रेफरेंस में बात करूं तो LiH, ठीक हो गया। फिर M इसके साथ ही BeH2, फिर BH3, फिर CH4, फिर अमोनिया। पहले बढ़ी, फिर वाटर घटनी शुरू होगी, देखा? कारण पता है क्या बच्चे? तुम्हारा पी ब्लॉक। नाइट्रोजन के साथ अगर मैं ये बनाऊंगा तो नाइट्रोजन कह देगा भाई साहब मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है, मेरे पास पांच, हाँ 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 एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बात करता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात मैं 11वीं में नहीं बोल सकता यार, मैं अब बोल सकता हूं आपसे कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में पहले वैलेंसी बढ़ी फिर घटी, क्योंकि हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के अंदर, मान लो कि यहां फॉस्फोरस होता, कौन सा फॉस्फोरस नहीं बना लेना था? ये तो क्वेश्चन भी था हमारी बुकलेट में, सिनॉप्सिस में, कि पीएच 5 नहीं बनता। तो भाई हाइड्रोजन में इतनी ताकत ही नहीं, इस बेचारे की इतनी औकात ही नहीं है कि अनपेयरिंग कर पाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है यार। लेकिन अगर मैं लिथियम के रेफरेंस में ओ लिखूं, फिर मैं BeO लिखूं, फिर मैं B2O3 लिखूं, मैं CO2 लिखूं, मैं N2O5 लिखने का राइट है मेरे पास। क्लियर ना? और इसके नीचे वाले मेंबर्स लिखूं तो Na2O। अभी तो मान लो सेकंड पीरियड हमारा मन नहीं कर रहा लिखने का, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक्सपेंशन नहीं करते। लेकिन इसके नीचे वाले देखो ना, लो, क्योंकि ऑक्सीजन कैपेबल है अनपेयरिंग करने के। कोई कहे यार ऐसे क्यों कि क्लोरीन के साथ 7 हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहे? हो ही नहीं सकता यार, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने में कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैपेबल ही नहीं है। तो इसीलिए एक लाइन लिख दी, क्या लिख दी, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। पढ़ना इसको तुम लोग, मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन रीजन नहीं लिखा, देखना तुम लोग, रीजन नहीं लिखा। तुम्हें लगेगा रट्टा मारना है, अब तुम्हें लगेगा रट्टा नहीं मारना है। ये दोनों लाइनें पढ़ो, समझ में आएगी, देखो कितनी बढ़िया समझ में आएंगी। बोलो भाई। अब क्लियर हुई ना कितनी बढ़िया तरीके से ये, कि ऑक्सीजन के रेफरेंस में लगातार बढ़ती है, हाइड्रोजन के रेफरेंस में पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसको फ्री वैलेंसी मिलती रही, बॉन्ड बनाता रहा, उसको कहा तूने फ्री वैलेंसी बनानी है, तूने फ्री वैलेंसी फिर बॉन्ड बनाना है, वो कहता भाई अपने पास नहीं है ऐसी हिम्मत। ठीक है, बस चैप्टर खत्म है। अभी सिंपल सिंपल इन्फॉर्मेशन है जिसके तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, इसको तुम ही पढ़ो भाई, ये वाली इन्फॉर्मेशन को। मेटल कंप्राइजेस, मैं वेट कर रहा हूं, तुम एक एक लाइन पढ़ डालो, ध्यान इधर मत करना।
आयुष, तेरे को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे ना रात वाले? उसमें उसने लिखा था ना कि सभी शेल्स के रेफरेंस में एनर्जी हम माइनस कंसीडर करेंगे, तो इनफाइनाइट पे जीरो होती है ना। गलत किया उसने, करना चाहिए उसको ना। तेरे को कंफ्यूजन भी शायद तभी हुआ होगा ना। हाँ यार, वो कैसी अजीब सी लाइन लिखी है। अगर मान ले मैं ऐसे बोलता हूं कि सभी शेल्स के रेफरेंस में मैं एनर्जी जीरो मान के चलूंगा, तो मैक्सिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया इस दुनिया से। आयोनाइजेशन एनर्जी कोई वर्ड ही नहीं रहा इस दुनिया में, सेपरेशन एनर्जी कोई वर्ड ही नहीं रहा इस दुनिया में। कुछ भी लिख देते हैं। वो किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल था क्या? किसी कोई बुक होगी ना। अच्छा, समझाना दोस्त को ना। हाँ भाई, जल्दी जल्दी करो, मेरे को नींद आने लगी तुम्हारे साथ अब। मेरे को अगली क्लास में जाना है 2 मिनट बाद। पेपर कब है तुम्हारा? 22 को है? 20, 21, 22, ओके। हाँ बोलना बेटा। ना 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 ना, उल्टा देनी नहीं पड़ती, निकलती है। एच के साथ जब सीएल मिलेगा, थर्मोडायनेमिक स्टार्ट हो रहा है, ड्रॉपर में आ जाओ, वहां बताता हूं। जब एच और सीएल मिलकर HCl बनाएगा, तो एनर्जी निकलेगी। उल्टा प्रोसेस तोड़ेगा अगर, तो खर्चा होएगा। इनमें से कोई लाइन किसी में दिक्कत है? metals comprises 78% of all of the known elements, mercury liquid room temperature, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन पीओएस सेलिनियम फ्लोरीन, कौन ऐसे रट्टे थोड़ी मारेगा यार, हैं? जिनोन एंड रेडोन आर द नोन मेटल्स। ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल। बोरोन कार्बन नॉन मेटल विच हैव द हाई मेल्टिंग बीपी। हाँ, बोरोन कार्बन छोटे हैं ना साइज में, साइज इनका स्मॉल है। ठीक है, एक एक, एक गिलास पड़ा। हाँ जी, बात सबको क्लियर हो गई है? चलो, पढ़ लेना, डाउट हो तो मेरे